वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है रोजाना 8 बजे से लाइव हमारी क्लास होती है और आज मैं अपना क्लास सुबह ही ले चुका हूं। इस टाइम केवल आपके लिए लाइव हो रहा है यानी प्रीमियर हो रहा है। तो डेली जो न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारा जो टॉपिक है नाभिक का माप। यूं तो आपको पता होगा कि नाभिक यानी न्यूक्लियस का साइज फर्मी मीटर में मापा जाता है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर के हिसाब से जो चलते हैं उस चैप्टर में कैसे साइज निकाला जाता है, रेडियस किसके अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इससे पहले मैं जरूरी सूचना देना चाहता हूं, यदि आप लोगों में से अभी तक कभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ पाने के लिए टू गेट एनी पीडीएफ फ्रॉम माय क्लास, मेरे क्लास के सभी पीडीएफ नोट्स पाने के लिए अभी टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए विजय सर बिहार शरीफ और आपको जो भी पहले में आता है चैनल उस पे आप ज्वाइन कर लीजिए। विजय सर बिहार शरीफ पूरा लिखिएगा तभी आएगा आपका, और उसमें हमारी तस्वीर लगी होगी, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर पीडीएफ पाने के लिए, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। चलिए, इससे पहले की प्रीवियस 2-3 क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर x से डिनोट करते हैं तो z जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर होता है, a जो होता है हमारा न्यूक्लियॉन्स होता है। न्यूक्लियॉन्स यानी कि एटॉमिक वेट जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, और z इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होता है उसे ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इनफैक्ट संभारिक इस पे डिपेंड करता है और समस्थानिक इस पे डिपेंड करता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दिया था, और वहां पर यह भी बताया था कि एटम का जो साइज होता है 10 के पावर -10 मीटर के हिसाब से, जिसे हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम्स कहते हैं। और जब नाभिक की बात करेंगे न्यूक्लियस की साइज, तो इसका होता है 10 टू द पावर -50 मीटर, जिसको 1 फर्मी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 फर्मी मीटर। ये सब चीजें मैंने आपको पहले ही बता दिया। आज जो चैप्टर 3 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक दिया गया है नाभिक का माप एक साइज, ये साइज चैप्टर में दिया गया था कैसे, यानी कि फर्मी मीटर है क्या, तो फर्मी मीटर निकलता है कहां से, ये चीज सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन टुडे द टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं, जो भी नए यूजर थे हमारे चैनल पर, चैनल को कृपया सब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी नए यूजर्स होंगे हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले नंबर आपको समझना है कि कोई भी तत्व होता है, तत्व या फिर एलिमेंट की बात करेंगे हम लोग, तो एलिमेंट के सेंटर में प्रोटॉन प्लस क्या रहता है, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ क्या करता है, चक्कर काटते रहता है। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसी तरह से। तो देखिए हम सबके बच्चा में आता था शक्तिमान, शक्तिमान, उसमें बीच में रहता था शक्तिमान, आदमी हाथ ऐसे करते हुए पैर हाथ छितराते हुए उसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहता था, याद होगा आपको, इस तरह से करके घूमते रहता था। तो जो घूम रहा है जिस सर्किल में, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में रहते हैं इकट्ठे, ऐसे ऐसे गोल गोल लड्डू की तरह एकदम एक जगह, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कुछ इस तरह से मूव करते हैं, ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर से, फिर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इनका ऑर्बिट होता है, समझ गए। ऐसा ना कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होता है, ये कभी नहीं आपको पता होना चाहिए कि ये सकेंद्रीय वृत्त के रूप में रहता है। सकेंद्रीय वृत्त कभी नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोगों को सीबीएसई वाले को तकलीफ हो जाएगा सकेंद्रीय, तो इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल इसी को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। तो सकेंद्रीय वृत्त के रूप में नहीं, बल्कि जिस तरह से शक्तिमान में घूमते रहता था चारों तरफ एनर्जी पावर, ठीक वैसे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहता है। अब समझेंगे
कि इसके बीच में जो न्यूक्लियॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं वो होता है क्या, तो समझिएगा इसका साइज किस पर डिपेंड करता है, तो इसका साइज डिपेंड करता है प्रोटॉन पे न्यूट्रॉन पे दोनों में, जिसमें जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका साइज बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग सराह लेंगे। ऐसे जनरली रूल ये कहता है कि किसी भी नाभिक का साइज वॉल्यूम के समानुपाती होता है, यानी कि वॉल्यूम का समानुपाती होता है नाभिक, और नाभिक में क्या होता है, द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको मिले जुले रूप से कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और जहां पे न्यूक्लियॉन्स आ गया उसे कहते हैं परमाणु भार, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के क्या कहते हैं, परमाणु भार। तो वॉल्यूम समानुपाती होता है ए का, वॉल्यूम समानुपाती होता है ए का। कैसे पता करेंगे कि वॉल्यूम समानुपाती, तो समझ लीजिए, अगर आप खरीदने जाते हैं बाजार से लड्डू, अगर खरीदते हैं आधा किलो लड्डू, छोटा पॉलिथीन में देगा, ठीक है, छोटा पॉलिथीन लीजिएगा, 1 किलो लड्डू, पॉलिथीन का साइज क्या हो गया, बड़ा, 2 किलो पॉलिथीन का साइज बड़ा। हमारा बिहार में उसको पॉलिथीन कहते हैं, बाकी दिल्ली में रहता है प्लास्टिक बैग कहते हैं, यूपी में पन्नी कहते हैं, पटना में कुछ भी, सब एरिया में अलग अलग जगह से। आपके एरिया में क्या कहते हैं उस प्लास्टिक बैग को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब किसी एटम में मान लेते हैं एगो प्रोटॉन है और एगो न्यूट्रॉन है, तो ये तो इतने छोटा रह गया, इसका रेडियस ये साइज चलेगा। अगर प्रोटॉन बढ़ गया, न्यूट्रॉन्स बढ़ गया, ढेर सारा बन रहा है, ये समझिए ढेर सारा, इसका साइज तो यही हो गया, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये हो गया लड्डू की संख्या कम, ये लड्डू की संख्या ज्यादा, ठीक है, साइज बढ़ेगा। अब लड्डू और बढ़ा लेते हैं, देखिए पावर से हमने कर दिया 3 पौवा, 3 पौवा जैसे ही कर दिए लड्डू की संख्या, पॉलिथीन का साइज हमारा बढ़ जाएगा। दुकानदार की कहेगा छोटा पॉलिथीन है, बड़का पॉलिथीन में दीजिए, तो ये आपका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे लड्डू खरीद रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, यानी बैग का साइज बढ़ा, तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तब ना बैग का साइज बढ़ा रहे हैं। तो जस्ट यहाँ पे समझिए, ये वॉल्यूम बढ़ा तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा। अब समझिए, किसी भी नाभिक का वॉल्यूम उसके एटॉमिक मास के समानुपाती होता है। अब यहाँ से दिमाग ये आपको लगाना है, ये जो गोल गोल देख रहे हैं इस सबको मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है मेरे दोस्त स्फीयर। क्या बनता है, स्फीयर। और आपको पहले से पता है बच्चे से, स्फीयर मतलब होता है गोला, समझा लोला, गोला। गोला का मतलब होता है वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। नाभिक, अब वॉल्यूम, अब पूछेगा कि इसमें नाभिक बन रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, तो 4/3 पाई आर क्यू। अब यहां से दिमाग आपका ये काम करेगा, आग लगा देगा आपको बदन में। दिमाग ये काम करेगा कि सर जी बताए हैं V समानुपाती A होता है और V इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यू समानुपाती A। अब ये तो समानुपाती है दोस्त, तो एक कांस्टेंट टर्म हो गया, तो हम कांस्टेंट को लिखे चाहे नहीं लिखें, वो बाद में भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब केवल ये समझते हैं कि आर क्यू समानुपाती कितना हो गया, A। अब यहां से कह सकते हैं किसी भी नाभिक में न्यूक्लियॉन उसके रेडियस के घन के समानुपाती होता है, घन के समानुपाती होता है। अब जैसे ये वाला इधर चला गया तो R इक्वल टू A के पावर 1/3। अब यहीं से समझते हैं हम लोग कि किसी भी नाभिक का, यानी कि नाभिक की त्रिज्या उसके परमाणु द्रव्यमान जिसको न्यूक्लियॉन कहते हैं, उसके घात 1/3 के समानुपाती होती है। कोई तकलीफ है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार जबरदस्त लाइक दबाइए और एरिया में फैलाइए, ठीक है। जल्दी जल्दी बैठो ना, धीरे धीरे हिलाना ना। 5 मिनट और क्लास में, 5-10 मिनट जब उधर से बैठो, आगे से बैठ सकता है आगे। अब बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं, खाली हिलाना नहीं। खाना तुम मुझे बैठो ना जी। लिखल का नीचे दिख रहा ना वो? हाँ, टीचर के बारे में क्या करना दिख रहा। अभी तो लड्डू बेच रहे हैं। कुछ नहीं दिखा रहा,
अब देखिए, अब यदि बुक आप देखते हैं या कहीं भी गेस्ट पेपर देखते हैं तो आपको डायरेक्ट लिखा रहता है कि नाभिक की त्रिज्या समानुपाती 1 के पावर 1/3। अब आपके दिमाग में ये डाउट नहीं हो रहा होगा कि ये r इक्वल टू a के पावर 1/3 कहां से आ गया, कहां से आ गया। अब इस समानुपाती को हटाएंगे तो r इक्वल टू r0 a के पावर 1/3 होता है और ये आपका हो गया नाभिक की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला, नाभिक की त्रिज्या बराबर r इक्वल टू r0 इंटू a पर पावर 1/3। ये इंटर में जरूरी नहीं कि आपको पढ़ेगा, IIT में जरूरी नहीं है, ये इसके बाद भी एगो परीक्षा होता है रेलवे टेक्नीशियंस NTPC, उस समय टेक्निकल क्वेश्चन ये भी आता है कि नाभिक की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो उसमें आपको मारना पड़ेगा कि r0 a के पावर 1/3। इसमें आपको ये क्या है, तो ये भैया कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये समानुपाती है, समानुपाती को जैसे इक्वल टू में करते हैं क्या क्या आता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। और ये आप बच्चे से सीखते आ रहे हैं कि समानुपाती को इक्वल करने के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू आप रट लीजिएगा कि r0 बराबर, ये बाय एक्सपेरिमेंटल है, यानी कि एक्सपेरिमेंट करके वैज्ञानिकों ने निकाल दिया है 1.2 गुना 10 के पावर -15 मीटर, 1.2 गुना 10 के पावर -15 मीटर। अब आइए, स्टार्टिंग में हमने आपको क्या पढ़ाया कि 10 के पावर -15 होता है तो इसको कहते हैं फर्मी मीटर। क्या कहते हैं, फर्मी मीटर। अब यदि समझते हैं, सबसे छोटका नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर संख्या में 1 रहता है, कितना रहता है 1, तो यहां पर डालेंगे 1 के पावर 1/3 1, यानी कि रेडियस लगभग में कितना चल जाएगा 1/2 फर्मी मीटर, 1/2 फर्मी मीटर। अब जब इसको सिमिलर निकालेंगे तो केवल कितना चलेगा 1 फर्मी मीटर। और यहां से हम लोग याद करेंगे कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी मीटर होता है। और ये बन गया, आप जब तक पढ़िए, जब तक एग्जाम दीजिए, फिजिक्स साइंस में आइए तो फिजिक्स, जनरल कंपटीशन में जाइएगा तो जीके बन जाएगा, नाभिक की त्रिज्या होती है कितनी 1 फर्मी मीटर। लेकिन जैसे ही परमाणु पूछा जाएगा, एटम पूछा जाएगा, तो वहां की त्रिज्या हो गई 10 के पावर -10 मीटर, जिसको कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, जिसको कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। अब हम समझते हैं कि नाभिक की त्रिज्या समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही दिक्कत होगा तो आप समझ लीजिए कि लड्डू जितना ज्यादा बड़ा लेंगे रेडियस उतना ज्यादा होगा। ये तो था किताबी मेथड। चलिए, शुरुआत के दिनों में जानते हैं क्या हुआ था, रेडियस नापा जाता था अल्फा किरणों के बौछार से। क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब अल्फा किरणों की बौछार से कैसे हम लोग रेडियस ज्ञात करते हैं, तो इसको तो हम लोग नोट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट ये टाइप कर दीजिए कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर कितना मीटर होता है। ठीक है, टाइप करिएगा जब तक हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर ये हमारे पास कोई एटम्स है, ठीक है, तो इस पे क्या करते थे हम, अल्फा किरणों का बौछार करते थे। ठीक है, अल्फा किरण करने का मतलब होता है सब पे ये अल्फा 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 अल्फा। अब जहां पे क्या होता था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता था नाभिक, यहां से रिटर्निंग मार जाता था पीछे की ओर। ठीक है, अब बाकी सब में खाली रहता था तो आगे चल जाता था, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर अल्फा किरणों के प्रकीर्णन द्वारा, जिसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन एटम्स, जिसको बोर मेडल्स भी कहते हैं। ठीक है, उस दौरान हम लोग इसका रेडियस निकालते थे। तो उसमें हुआ क्या गलती, जो सही रेडियस नहीं निकलता था बल्कि न्यूक्लियस की रेडियस की तुलना में काफी ज्यादा निकल जाता था, सही कैलकुलेशन नहीं हो पाता था। इस वजह से उसको हम एक्सपेरिमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, वो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर ये केवल डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी नाभिक का रेडियस किसके समानुपाती होता है। पहला सवाल सुन लीजिए, तो रेडियस समानुपाती होता है उसके न्यूक्लियॉन्स के 1/3। बार बार हम न्यूक्लियॉन्स क्यों बोल रहे हैं, कुछ लोग का कहना होगा सर आप लिख तो रहे हैं ए लेकिन बोल रहे हैं न्यूक्लियॉन्स, आखिर कौन सी वजह है। तो सुन लीजिए, ए का मतलब होता है मेरे दोस्त प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि भार, और जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ गया उसी को कहते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक है, जहां केवल प्रोटॉन आ गया उसको कहते हैं जेड यानी कि परमाणु संख्या। ये परमाणु भार हो गया, ये क्या हो गया, परमाणु संख्या हो गया।
इसमें तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है तो जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका त्रुटि दूर किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो है नाभिक का घनत्व। ठीक है, घनत्व किसको कहते हैं वो भी जरा सा समझेंगे हम लोग। डेंसिटी, तो जैसा आपको मास डेंसिटी बराबर आपको पहले से पता है कि क्या होता है, उससे पहले नाभिकीय आयतन भी पढ़ेंगे कि नाभिकीय आयतन क्या होता है। ठीक है, तो नाभिकीय आयतन यानी कि वॉल्यूम ही होता है, और वॉल्यूम चूंकि गोला के रूप में रहता था 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। नाभिक के घनत्व अगर निकालने की बात आ जाए तो कैसे करेंगे हम लोग, तो जरा सा याद रखेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा हटाते हैं, समझिएगा गौर से समझिएगा। नाभिकीय घनत्व, अब समझिए जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं आप वो समझिएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये पूछ दे कि मास डेंसिटी बराबर कितना होता है, तो समझिए ये क्या लिखा हुआ है, मास। आज सब सीख लीजिए, मास तो ऊपर में लिखिएगा मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम। अब मास का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। तो जैसे ही द्रव्यमान घनत्व तो द्रव्यमान बटा आयतन। अगर आपसे ये पूछ देता है कि चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, जो ट्रिक जो सिखा रहे हैं पैतरा उसको सीखिए पहले। इकी लिखा है चार्ज, तो आप कुछ मत कीजिए, ऊपर में डाल दीजिए चार्ज और नीचे में वही रखिए वॉल्यूम। नीचे में क्या रखेंगे, वॉल्यूम। इसको कहते हैं आवेश घनत्व। वैसे द्रव्यमान घनत्व तो द्रव्यमान बटा आयतन, आवेश घनत्व आवेश बटा वॉल्यूम। अब यदि कहता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी तो करंट का मतलब होता है धारा, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, घनत्व। तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, करंट, और नीचे में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम। वो अलग बात है कि करंट हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रवाहित करते हैं, तो वॉल्यूम हटा करके यहाँ ds लग जाता है। ds कहने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन रूल वही है, आपको जो भी डेंसिटी बोले उसको ऊपर लगाइए और नीचे में क्या डाल दीजिए, वॉल्यूम। ठीक है, यहां से आपको घनत्व क्लियर। दुनिया में फिजिक्स में कितनों घनत्व पूछते रहे ना, अगर ऊपर वही लगे पानी का घनत्व, ऊपर पानी के द्रव्यमान है, नीचे पानी का आयतन डाल देंगे, ये हो गया घनत्व। ठीक है, कोई भी घनत्व आ जाए आप बस इतने दिमाग लगाइए, मास बटा वॉल्यूम। तो यहां पर भी हम नाभिकीय घनत्व लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा मतलब नाभिक का द्रव्यमान बटा नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन। देखिए क्या समझ गए, नाभिक का घनत्व तो ऊपर नाभिक का द्रव्यमान और नीचे नाभिक का आयतन। आयतन का मतलब वॉल्यूम बना, सब जगह यहाँ भी नीचे वॉल्यूम लिखा गया, ऊपर हो गया द्रव्यमान। अब जरा सा समझेंगे मेरे दोस्त कि ये वॉल्यूम निकलेगा कैसे। तो जैसे ही देखते हैं ये गोल अंडा मैंने पार दिया है, जिसको इस ओर के खा लीजिएगा, और बीच में हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो इकट्ठे कभी रहबे नहीं करेगा। इसके अंदर छोटे 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 छोटे, जैसे आप अंडा के अंदर पीला पीला भाग निकलता है, ये वही वाला है। ठीक है, हाँ देखिए ये सब क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन से। अगर समझते हैं कि इसमें से किसी एक का द्रव्यमान छोटा m है, क्या है, छोटा m है, और इसकी संख्या कैसे निकलता है, तो p प्लस n, जिसे हम लोग कहते हैं a। क्या कहते हैं, a। एक के द्रव्यमान m तो इतना के द्रव्यमान कितना, ये ठीक वही वाला है। 1 रुपया मिलता है एक चॉकलेट, तो 10 रुपया में कई चॉकलेट, 10 ऑलरेडी बात। तो एक के द्रव्यमान m तो टोटल a है, तो टोटल के द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m गुना a, m गुना a। अब यहाँ बैठाएंगे ऊपर में m इंटू a। नाभिक का आयतन, आयतन भैया एक गोला के रूप में है, कौन सी रूप में है, गोला के रूप में है। तो गोला के आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां r क्या है तो इसका रेडियस है, r क्या है, रेडियस। इसका रेडियस हो गया r, रेडियस क्या होगा जी, r होगा। अब समझिए अभी अभी आप लोग क्या पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि r इक्वल टू होता है r0 a के पावर 1/3, r इक्वल टू होता है r0 a के पावर 1/3। इसमें हम बैठाएंगे तो डेंसिटी बराबर m इंटू a बटा
4/3 पाई, यहां से लिखिए r0 a के पावर 1/3 या होल पावर 3। आप जरा सा समझिए, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कटेगा लेकिन इस पे नहीं कटेगा, तो बचेगा m में बटा 3 से ऊपर तो 3/4 पाई r0 के पावर 1/3 या a के पावर 3 से 3 कटेगा, यहाँ a से कट गया, a से कट गया, तब डेंसिटी बराबर हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन निकलेगा वो इधर देखिए। इसको हम साफ कर लेते हैं, कोई काम नहीं है हमारा। अब जब कोई काम ही नहीं है इसका तो रखे से कोई फायदा नहीं है हमको, अब कोई फायदा नहीं तो डेंसिटी डेंसिटी इक्वल टू देखिए क्या होगा 3m अपॉन 4 पाई r0 के पावर 1/3। अब थोड़ा देर पहले बताए थे भैया r0 बराबर याद कर लीजिएगा 1.2 गुना 10 के पावर कितना -15 मीटर, -15 मीटर। अब ये इसको इसमें फिट कर देंगे, m का जितना वैल्यू रहेगा बैठा देंगे। अब यहाँ पे तकलीफ है कुछ बच्चा को कि सर m के मान कैसे पता चलेगा। तो पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जहां प्रोटॉन रहे चाहे न्यूट्रॉन रहे, दोनों के द्रव्यमान इक्वल होता है 1.67 गुना 10 के पावर -27 केजी। पी रहे प्रोटॉन रहे चाहे न्यूट्रॉन रहे, दोनों का द्रव्यमान इक्वल ही होता है 1.67 गुना 10 के पावर -27 किलोग्राम। ई बैठ जाएगा जाकर के एम में। अब अगर में कोई डाटा बचा है, आपको नहीं बचा है तो बताइए। अपना बिहारी स्टाइल में जब कुछ नहीं बचता है तो सीधे कहते हैं खलास हो गया, और डायरेक्ट यहाँ पे बैठेंगे डेंसिटी 3 गुना 1.67 m के जगह पर गुना 10 के पावर -27 बटा 4। अब पाई के मान जानते हैं 3.14, ठीक है 3.14 गुना r0 का वैल्यू 1.25 गुना 10 के पावर -15 के पावर होल पावर 1/3। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए और कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हमारी मुलाकात दोबारा होगी अगले क्लास में। आज हम लेते हैं अल्प विराम। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कल है संडे, कल होगा आपका टेस्ट। जितने भी न्यूक्लियर फिजिक्स में क्लास हुए हैं उन सब से होंगे धाकड़ प्रश्न, और वैसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको जाइएगा तैयार। टेलीग्राम पे आपको 10 बजे मिल जाएगा सवाल, सॉल्यूशन चलेगा रात 8 बजे से, ठीक है। चलिए जय हिंद, हमारी मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो आने वाला।